आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की गहराई में चलते हैं कि कैसे शारीरिक बाधाएं और भावनाओं के तेज उतार चढ़ाव मिलकर एक बेहद गहरा और प्रभावशाली दृश्य तैयार करते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि कहानियों में हमारा सारा ध्यान सिर्फ बोले गए शब्दों पर होता है ना? लेकिन आज हम इस बात को डिकोड करेंगे कि कैसे आसपास का माहौल उन शब्दों में जान फूंक देता है और उन्हें कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अब जरा इस खौफनाक नजारे पर नजर डालें। द डिमेंटर किस यानी अध्याय 20 का ये दृश्य एक भी शब्द पढ़े जाने से पहले ही पूरे माहौल को खौफ और एक अजीब सी बेचैनी से भर देता है। ये सच में कमाल है कि कैसे सिर्फ एक इमेजरी हमारे दिमाग को उस खौफनाक स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है जिससे ये किरदार बस गुजरने ही वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी के पहले पड़ाव की ओर, एक अजीबोगरीब जुलूस और इस तंग सुरंग की असली हकीकत। इस दृश्य की शुरुआत में लेखक ने एक बहुत ही अजीब सी 6 पैरों वाली दौड़ का खाका खींचा है। जरा कल्पना करें, एक बेहद संकरी और मुश्किल सुरंग है। क्रुकशैंक सबसे आगे चल रहा है और उसके ठीक पीछे ल्यूपिन, पेटिग्रू और रॉन है। जगह इतनी कम है कि उन्हें एक लाइन में बिल्कुल किनारे होकर बहुत ही अजीब तरीके से आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये पूरा नज़ारा इतना अस्त व्यस्त है कि ये अनजाने में ही उस पल के तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। और यहीं पर डार्क फिजिकल कॉमेडी का एक बेहतरीन तड़का देखने को मिलता है। जरा विजुअलाइज करें, बेहोश प्रोफेसर स्नैप हवा में अजीब तरह से तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनका सिर लगातार सुरंग की उस नीची छत से टकरा रहा है। पर सबसे मजेदार बात क्या है, सीरियस जो अपने जादू सोने आगे बढ़ा रहे हैं, इस टक्कर को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। ये एक बहुत ही सटल यानी सूक्ष्म सा मजाक है जो इस भारी भरकम माहौल में एक अजीब सी राहत देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, झिझकता हुआ अभिभावक और अंधेरे में छुपी भेद्य का। इस घुटन भरे और अफरा तफरी वाले माहौल के बीच कहानी अचानक अपनी रफ्तार धीमी करती है और एक बेहद नाजुक बातचीत की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। एक सख्त, खतरनाक माना जाने वाला और जेल से भागा हुआ कैदी अचानक बहुत ही संकोच के साथ बात कर रहा है। सीरियस बहुत ही सख्ती और झिझक के साथ कहते हैं कि हैरी के माता पिता ने उन्हें उसका अभिभावक बनाया था। असल में सीरियस को खुद ही नहीं पता कि एक पिता की तरह खुद को कैसे पेश किया जाए। और ये वो पल है जो रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सीरियस का सच में वही मतलब था जो हैरी सोच रहा था? यहाँ हैरी के अंदर चल रही उस जबरदस्त उथल पुथल को लगभग महसूस किया जा सकता है। उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट है, जैसे कोई विस्फोट होने वाला हो। ये सस्पेंस अगले वाक्य के इंतजार को और भी भारी बना देता है। यहीं से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, आशा का विस्फोट और ऊर्जा का एक जबरदस्त संचार। अब जरा इस तुलना पर गौर करें, यह सच में देखने लायक है। एक तरफ सीरियस है जो हकलाते हुए कह रहे हैं कि वो समझ जाएंगे अगर हैरी अपने उन्हीं रिश्तेदारों के साथ रहना चाहे, और दूसरी तरफ हैरी की एकदम तीखी और तेज प्रतिक्रिया डर्सली परिवार का घर छोड़ने की बेताबी में हैरी इतने सवालों की बौछार कर देता है कि उसकी आवाज तक भर्रा जाती है। ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से इस भावनात्मक विस्फोट को वापस उसी शारीरिक रुकावट से जोड़ देता है जिसकी शुरुआत में बात की गई थी। हैरी का चौंकना इतना अचानक और जोरदार था कि वो सचमुच अपना सिर सुरंग की छत के एक निकले हुए पत्थर से टकरा लेता है। ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि जब जज्बात हावी होते हैं तो इंसान अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत, दिल छू लेने वाला बदलाव आता है। सीरियस तुरंत पीछे मुड़ते हैं, स्नैप का सिर छत से रगड़ रहा है इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, और उनके थके हुए चेहरे पर एक सच्ची असली मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान उस भूखे चेहरे के पीछे से एक 10 साल छोटे इंसान की झलक दिखाती है। पल भर के लिए ही सही, वो वापस वही इंसान बन जाते हैं जो सालों पहले किसी शादी में खुशी से हंस रहा था। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की ओर, अंधेरे में प्रवेश, एक खौफनाक निकास। जैसे ही खुशी और सुकून का यह खूबसूरत पल अपने चरम पर पहुंचता है, वो सभी सुरंग के अंत तक आ जाते हैं और यहाँ का कंट्रास्ट बहुत ही पावरफुल है। वो लोग सुरंग के उस तंग अंधेरे से निकलकर सीधे बाहर के एक विशाल अंधेरे में कदम रखते हैं। दूर महल की खिड़कियों की हल्की रोशनी के अलावा सब कुछ स्याह है। ये विशाल अंधेरा उन्हें पूरी तरह से खामोश कर देता है। भागो, अभी भागो। सीरियस ब्लैक के इन लफ्जों में एक ऐसी घबराहट छिपी है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। ये कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं थी, ये लाइफ और डेथ वाली एक डेस्परेट चीख थी। इसने तुरंत पूरे सीन में एक एक्सट्रीम टेंशन क्रिएट कर दी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किरदार अचानक इस भयानक जानलेवा सिचुएशन में फंसे कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये केओस शुरू कहां से हुआ। तबाही का वो तूफान आने से ठीक पहले एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिल्कुल शांत लगता है। एक ऐसी उम्मीद जो बस कुछ ही पल टिकने वाली थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है।
एक तरफ हमारा मेन कैरेक्टर हैरी खुशी और उम्मीद से झूम रहा है। उसके दिमाग में डर्सलीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और अपने गॉडफादर सीरियस के साथ रहने के सुनहरे सपने चल रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी करंट रियलिटी देखिए कितनी अजीब है। ये पूरा ग्रुप एक कैदी को आगे मार्च कराते हुए वापस कासल ले जा रहा है और प्रोफेसर स्नेप बेहोशी की हालत में उनके ठीक आगे हवा में तैरते हुए चल रहे हैं। एक तरफ एब्सोल्यूट होप और खुशी और दूसरी तरफ ये बेहद खतरनाक और बिजार रियलिटी जिसे ये लोग उस वक्त बिना किसी टेंशन के पार कर रहे थे। पर जैसा कि मैंने कहा, ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। सब कुछ बदलने वाला था, बस नेचर की एक छोटी सी करवट से। एक बादल खिसका और जमीन पर अचानक धुंधली परछाइयां उभर आईं। पूरा ग्रुप चांदनी रात की रोशनी में नहा गया। सुनने में कितना आम लगता है ना, किसी ने कोई जादू नहीं किया, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन यही वो साइलेंट कैटलिस्ट था। बादल का वो एक हल्का सा शिफ्ट होना दरअसल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया, जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही मचने वाली थी। और इस आम सी लगने वाली रोशनी का भयानक मतलब सबसे पहले किसने दिमाग लगा के समझा? हरमाइनी ने। उसके मुंह से निकला, उन्होंने आज रात अपनी दवा नहीं ली, वो सेफ नहीं है। ये सुनते ही समझ लीजिए टेंशन का लेवल लिटरली आसमान छू लेता है। वो वुल्फ्सबेन पोशन जो प्रोफेसर लुपिन के अंदर के दरिंदे को रोके रखता था, आज रात उन्होंने पिया ही नहीं था और अब वो पूरे चांद की रोशनी के सीधे कांटेक्ट में आ चुके थे। और इसके बाद जो हुआ, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को पलक झपकाने तक का वक्त नहीं मिला। एक खूंखार दरिंदा आजाद हो रहा था। ये प्रोसेस कोई नॉर्मल सा जादू नहीं था, ये फिजिकली एक बहुत ही टेरिफाइंग बदलाव था। एक भयानक घुर्राहट के साथ लुपिन का सर और उनका शरीर लंबा होने लगता है। उनके कंधे आगे की तरफ बेहद अजीब ढंग से झुक जाते हैं, चेहरे और हाथों पर तेजी से घने बाल उगने लगते हैं। और सबसे डरावनी डिटेल ये थी कि उनके हाथ अब इंसानी नहीं रहे थे, वो मुड़कर नुकीले पंजों में बदल रहे थे। इंसान की शक्ल और फितरत पूरी तरह से मिट रही थी और एक अनस्टॉपेबल वेयरवुल्फ हावी होता जा रहा था। ऐसे जानलेवा मोमेंट में बचाव के लिए किसी का आगे आना जरूरी था। और वहां सीरियस ब्लैक बिना एक भी सेकंड गवाए हैरी की साइड से गायब होते हैं और खुद अपने ह्यूमन फॉर्म को छोड़कर एक विशाल भालू जैसे दिखने वाले कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, उस मॉन्स्टर को ब्लॉक करना। उन्होंने सीधा उस वेयरवुल्फ की गर्दन पर हमला किया और उसे जॉ टू जॉ कॉम्बैट में उलझाकर बच्चों से दूर खींच लिया। वो उस भीड़ में एकमात्र ऐसी ढाल थे जो उस दरिंदे से टकरा सकते थे। अगर हम इस सीक्वेंस के टाइमिंग को नोटिस करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आखिर कितनी जल्दी हुआ। 0 सेकंड्स चांद की रोशनी इन पर पड़ती है। ठीक 5 सेकंड्स में लुपिन का शरीर अकड़ता है और कांपने लगता है। 10 सेकंड्स होते होते सीरियस चिल्लाते हैं रन और हैरी को पीछे धकेलते हैं। और सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर वो वेयरवुल्फ पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और सीरियस ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला कर चुके थे। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 15 सेकंड्स पहले एक शांत और विक्टोरियस माहौल था और अब जमीन पर 2 मॉन्स्टर्स एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। पर दोस्तों, एक तरफ जहां ये भयानक मॉन्स्टर बैटल चल रही थी, अंधेरे के दूसरे कोने में एक अलग ही तबाही की प्लानिंग चल रही थी। पेटिग्रू का एस्केप। पीटर पेटिग्रू भले ही कोई ताकतवर योद्धा ना हो, पर वो अपॉर्चुनिस्ट कमाल का था। उसने इस जानलेवा डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठाया और वो भी एक परफेक्टली कैलकुलेटेड तरीके से। पहला स्टेप, बिना वक्त गवाए वो सीधा लुपिन के गिरे हुए वॉन्ड पर कूदता है। दूसरा स्टेप, वॉन्ड हाथ में आते ही वो रॉन पर जादू चलाकर उसे बेहोश कर देता है। तीसरा, क्रूकशांक्स जो एक खतरा बन सकता था उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटकता है। और आखिरी चौथा स्टेप, इस सारी केओटिक सिचुएशन के बीच वो चालाकी से अपने चूहे वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होता है और उस हथकड़ी से निकल भागता है। हर एक मूव बेहद नापातोला था। हैरी सब कुछ अपने सामने होता देख रहा था। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाया, एक्सपेलियामस! पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेटिग्रू भाग चुका था। हैरी ने बस एक चूहे की गंजी पूंछ को रॉन की हथकड़ी से निकलते और घास में सरकते हुए देखा। यह पॉइंट प्रूव करता है कि डोमिनोज अब इतनी तेजी से गिर रहे थे कि अब किसी के हाथ में कुछ भी रोकने का पावर नहीं था। इन पिछले कुछ सेकंड्स की भाग दौड़ ने जो टोटल तबाही मचाई, आइए अब जरा उसके बाद के भयानक सन्नाटे को एसेस करते हैं। अगर हम अभी इस बैटलफील्ड की एक स्टेटस रिपोर्ट देखें तो फॉर्च्यून्स टोटली रिवर्स हो चुकी हैं। कुछ ही देर पहले ये किरदार जीत का जश्न मना रहे थे और अब हालात देखिए। रॉन जमीन पर बेजान और मोशनलेस पड़ा है। स्नेप अभी भी हवा में बेहोश तैर रहे हैं। पेटिग्रू, वो शातिर कैदी जिसे एज़्काबान भेजना था, वो फाइनली आजाद होकर फरार हो चुका है। लुपिन, जो इन बच्चों के गार्डियन फिगर थे, वो अब एक खूंखार दरिंदा बनकर जंगल में गायब हो चुके हैं। और इनका आखिरी बड़ा प्रोटेक्टर सीरियस ब्लैक बुरी तरह जख्मी हालत में खून से लथपथ उस अंधेरे जंगल में भाग चुका है। एक ही झटके में सारे के सारे अडल्ट्स, इनकी सारी प्रोटेक्शन एलिमिनेट हो चुकी थी। और अचानक उस घने अंधेरे सन्नाटे को एक आवाज चीरती है। उनकी विजन की रेंज के बिल्कुल बाहर से एक दर्दनाक येल्पिंग और वाइनिंग की आवाज आती है। एक कुत्ता जो बेहद तकलीफ में चीख रहा था।
ये आखिरी आवाज सच में इस सीन के डर को एक अलग ही एक्सट्रीम पर ले जाती है। ये एक चिलिंग रिमाइंडर था कि उनकी आखिरी उम्मीद सीरियस ब्लैक अंधेरे में किसी ऐसी तकलीफ का सामना कर रहे थे जिसे शायद वो खुद अकेले नहीं झेल पा रहे थे। डिमेंडर्स कम से कम 100 जो झील के चारों ओर एक काले द्रव्यमान के रूप में उनकी तरफ खिसक रहे थे। जरा सोचिए इस खौफनाक लाइन के बारे में। ये हमें तुरंत उस खतरे के विशाल आकार का एहसास कराती है। यहाँ सिर्फ 1 या 2 डिमेंटर नहीं है, बल्कि कम से कम 100 हैं, और वो एक ब्लैक मास यानी एक विशाल काले साए की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी है जो चारों तरफ से घिर जाने की बेबसी को तुरंत एस्टैब्लिश कर देती है। और इस बीच माहौल में आए अचानक बदलाव पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। कुछ ही सेकंड पहले कहानी में बहुत तेज फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी, पूरी ताकत से भागना, सीरियस के कराहने की आवाजें, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ रुक जाता है। झील के किनारे पहुंचते ही अचानक से एक भयानक एटमॉस्फेरिक चेंज होता है। ये एकदम से आया ठहराव उस आने वाले खतरे की सीरियसनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है, मानो प्रकृति भी उस खौफ के आगे शांत हो गई हो। और अब देखिए कैसे लेखक एक एक करके सेंसेस को यानी इंद्रियों को बेअसर करते हैं। ये कोई मामूली फिजिकल अटैक नहीं है। इसकी शुरुआत होती है तापमान से, वो जानी पहचानी जमा देने वाली बर्फीली ठंड जो शरीर के अंदर तक घुस जाती है। उसके बाद दृष्टि यानी विजन छिनने लगता है जब कोहरा आंखों के सामने छा जाता है। और फिर मानसिक संतुलन हिलने लगता है, दिमाग के अंदर ही एक हल्की हल्की चीख सुनाई देने लगती है। और अंत में सिर्फ एक पैरालाइज कर देने वाला, लकवा मार जाने वाला खौफ बचता है। यहाँ हमें एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हैरी का वो हताश लेकिन उम्मीद से भरा आंतरिक संघर्ष है कि वो अपने गॉडफादर के साथ रहने वाला है, डर्सलीज का घर छोड़ने वाला है। और दूसरी तरफ उस भयानक अंधेरे की वो ठोस वास्तविकता है जो एक सॉलिड दीवार की तरह उनके चारों ओर बन गई है और लगातार करीब आ रही है। ये उम्मीद और पूर्ण निराशा के बीच का एक ऐसा सीधा टकराव है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक्सपेक्टो पेट्रोनम एक ऐसा डिफेंसिव स्पेल जो किसी बहुत ही सुखद याद पर फोकस करने से काम करता है, ताकि इन हमलावरों को रोकने के लिए एक सिल्वर मिस्ट या चांदी की धुंध पैदा की जा सके। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो है हरमाइनी की इस मंत्र को करने में पूरी तरह से विफलता। हरमाइनी जो हर काम में हमेशा परफेक्ट होती है, इस दहशत के हावी होते ही वो पूरी तरह से बेबस हो जाती है। ये दिखाता है कि उस डर का असली इम्पैक्ट कितना गहरा और भयानक था। अब देखिए कैसे कहानी की पेसिंग अचानक धीमी और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। अब तक हमारा फोकस उन 100 डिमेंटर्स के बड़े समूह पर था, है ना? लेकिन अचानक वो फोकस सिर्फ एक सबसे करीब आते हुए डिमेंटर पर शिफ्ट हो जाता है। वो रुकता है और उस कमजोर सी चांदी की धुंध के ठीक सामने अपना हुड नीचे करता है। ये पल एक मास थ्रेड से निकलकर एक बेहद ही पर्सनल और आमने सामने के टकराव में बदल जाता है। यहाँ विजुअल्स और साउंड का जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में डराने वाला है। चोगे के अंदर से निकलते मरे हुए चिपचिपे हाथों और खाली गड्ढों पर खींची पतली पपड़ीदार त्वचा, इन विजुअल डिटेल्स को एक बेहद डिस्टर्बिंग साउंड के साथ जोड़ा गया है। उस आकारहीन मुंह से डेथ रैटल यानी मौत की खड़खड़ाहट जैसी आवाज के साथ हवा को अंदर खींचना, सीरियसली ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो आपको पूरी तरह से पैनिक में डाल देने के लिए ही लिखा गया है। और तभी बचाव का वो कमजोर सा प्रयास पूरी तरह से टूट जाता है। जो साइकोलॉजिकल डर था वो अब एक सीधे फिजिकल अटैक में बदल चुका है। एक जोड़ी मजबूत और ठंडे हाथों का अचानक से गर्दन को जकड़ लेना, ये वो पॉइंट है जहां वल्नरेबिलिटी अपने पीक पर है। ये वो क्षण है जहां लगता है कि बस अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। उसकी माँ उसके कानों में चीख रही थी, वो आखिरी चीज होने वाली थी जो वो कभी सुनने वाला था। ये इस पूरे अटैक का सबसे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स है। बाहर का खौफ इतना हावी हो गया है कि उसने हैरी को उसकी सबसे दर्दनाक मेमोरी को दोबारा जीने पर मजबूर कर दिया है। फिजिकल खतरा अब पीछे छूट गया है और उसकी जगह एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ने ले ली है। ये सिर्फ एक डिमेंटर अटैक नहीं है, ये सीधे तौर पर उसके सबसे गहरे आघात, सबसे गहरे घाव पर किया गया वार है। लेकिन फिर कहानी की पेसिंग एक बार फिर तेजी से बदलती है। उस डूबते हुए कोहरे के बीच से अचानक एक चांदी जैसी रोशनी का तेज और तेज होते जाना, ये एक बहुत ही सडन और ब्लाइंडिंग रिवर्सल है जो उस घने अंधेरे को वापस पीछे धकेलने लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे निराशा के सबसे गहरे कुएं में अचानक से एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई हो। बचाव के ठीक बाद वाले ये पल बहुत ही शानदार तरीके से लिखे गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे सेंसेस से जुड़ी डिटेल्स उस पहले वाले ट्रॉमा को पूरी तरह से पलट देते हैं। कोहरे की जगह अंधी कर देने वाली रोशनी ने ले ली है। वो भयानक चीखें एकदम से शांत हो गई हैं और हवा में जो एक जानलेवा बर्फीली ठंड थी वो खत्म हो रही है और गर्माहट वापस लौट रही है। ये सिर्फ जान बचना नहीं है बल्कि पूरे एटमॉस्फेयर का फिर से सेफ होना है।
अब हैरी के बेहोश होने से ठीक पहले के इन आखिरी पलों को देखते हैं। वो जो एक भयानक दुस्वप्न था अब एक बहुत ही अजीब और ड्रीम लाइक सीन में बदल जाता है। डिटेल्स बहुत ही कम है। एक ऐसा जानवर जो यूनिकॉर्न जितना चमकीला है और झील के उस पार खड़ी एक आकृति जो उसका स्वागत कर रही है। एक ऐसा सीन जो पीछे छूट सके खौफ की जगह एक गहरा विस्मय, एक शांति का एहसास छोड़ जाता है। और फाइनली ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बेहोश होने से ठीक पहले उस चमचमाती रोशनी का स्वागत करने वाली वो अजीब तरह से जानी पहचानी आकृति आखिर किसकी थी? सोर्स मटेरियल बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस रहस्य को यहीं छोड़ देता है जो हमारे अंदर आगे जानने की एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये सच में इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि महान कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो फील की जाती हैं। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।